नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नईम वजाहत। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल की अखबारात की सुर्खियां बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियां बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहां तक खबरों का सवाल है, हम आपको लिए चलते हैं केरला, और केरला का पार्लिमानी हल्का है वायनाड। और वायनाड में ऐसा लगता है कि अब प्रियंका गांधी एक नई इनिंग्स का आगाज करेंगी, और वो इनिंग ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट में खवातीन का जो वक़ार है उसमें मजीद इजाफे का बायस बनेगा। प्रियंका गांधी ने पर्चे नामजदगी दाखिल कर दी है वायनाड पार्लियामेंट के ज़मीनी इंतखाबात के लिए। और उस मौके पर आपको बता दूं कि राहुल गांधी से लेकर आप उनकी वालिदा सोनिया गांधी, फिर उसके साथ साथ आप देखेंगे कि सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरे अहम कायदीन मौजूद थे। और इंतहाई सादगी के साथ और बावकार अंदाज में प्रियंका गांधी ने अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। और जिस अंदाज में वो पेश आ रही थी, यानी वहाँ के आला अहदेदारों के साथ, तो ऐसा लग रहा था कि एक उम्मीदवार को जमहूरी इस तर्ज अमल में इसी तरह का रवैया इख्तियार करना चाहिए। बहरहाल प्रियंका गांधी ने अपना पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया, और अब उनके जीत के इम्कानात के बारे में कहा जा रहा है कि 100% वही कामयाब होंगी। और ये भी कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट में एक नई और मोतबर आवाज़ गूंजेगी और ख़वातीन के हक़ के लिए वो आवाज़ उठाई जाएगी या उठेगी, ये कहा जा रहा है। तो बहरहाल ये पहली खबर है। और दूसरी खबर आपको बता दूं कि छोटा राजन, जिसे हिंदू डॉन कहा जा रहा था और जिसे हिंदू डॉन का नाम दिया गया था, उसकी जो सजाए उम्र कैद है वो मुअत्तल कर दी गई है। तो इस तरह की कई स्टोरीज हमारे पास हैं, लेकिन जो पहली स्टोरी है हम प्रियंका गांधी के बारे में आपको बता रहे थे। और ये भी आपको बताते हैं कि इस मौके पर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी भी मौजूद थे, साथ ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी वहां गए हुए थे। तो हम चलते हैं नईम वजाहत की तरफ और पूछते हैं कि आखिर वहां क्या हुआ है। देखिए, प्रियंका गांधी सियासत में नई नहीं है। 20 साल से वो कांग्रेस पार्टी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रही है। पहले अपनी माँ की इंतखाबी मुहिम चलाया करती थी, बाद में अपने भाई की इंतखाबी मुहिम चलाया करती थी। उसके बाद बाज़ाब्ता कांग्रेस पार्टी में उन्होंने शमूलियत अख्तियार की और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का उन्हें जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। कई स्टेट्स में उन्हें पार्टी की इंतखाबी मुहिम चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। तेलंगाना के असम्बली और लोकसभा इंतखाबात में भी प्रियंका गांधी ने हिस्सा लिया। पहली मरतबा 20 साल तक पार्टी के लिए उन्होंने काम किया। पहली मरतबा वो अमली सियासत में कदम रख रही हैं। जी जी। पार्लिमानी इंतखाबात में राहुल गांधी ने 2 हलकों से मुकाबला किया था। एक हलके को रख लिया है उसने, और वायनाड से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जी जी। वायनाड से कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाया है, जिसने आज अपना पर्चे नामजद दाखिल कर दिया है और एक बहुत बड़े रैली और जलसे से खिताब करते हुए आवाम का दिल जीतने की हर मुमकिन कोशिश की। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक प्रियंका गांधी का सवाल है, आप लोग देखेंगे कि कहीं अगर ख़वातीन के साथ ज़्यादती की जाती है तो वह वहाँ पर दिखाई देती है। कहीं दलितों को मारा पीटा जाता है तो वो उनकी आवाज़, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे बढ़ती दिखाई देंगी। और यहाँ तक कि आप देखेंगे कि वो दलितों के साथ और पसमानदा तबक़ात के साथ खाना खाते हुए या उनसे गुफ्तगू करते हुए उन्हें अपने सीने से लगाते हुए भी आपको दिखाई देंगी। और उन्होंने ख़ास तौर पर ख़वातीन और बिलख़ुसूस लड़कियों के सिलसिले में जिस तरह के इक़दामात किए हैं, जिस तरह के नारे दिए हैं, और उन्होंने लड़कियों की अहमियत को जिस तरह वाज़े किया है, मैं समझता हूं कि किसी और खातून लीडर ने उस तरह लड़कियों की अहमियत को वाज़े नहीं किया है। खासतौर पर बीजेपी के जो खातून लीडर्स हैं, स्मृति ईरानी है या दूसरे, उनके बारे में आप देखेंगे कि वो अपने यानी अपने मफादात की निगहबानी करती है, जबकि जो ख़वातीन होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, उनके हुकूक़ के मामले में वो एक लफ्ज़ भी अदा नहीं करते। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि बृजभूषण सिंह, ये आपने देखा कि किस तरह रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का ये साबिक़ सदर है और बीजेपी का भी ये साबिक़ एमपी रहा है। तो आपको बता दूं कि उस पर ये संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए थे कि उसने 7 खातून पहलवानों के साथ मतलब बेहुदा हरकतें की थी, उनकी जिनसी हिरासनी करने की कोशिश की थी और उनके साथ अजीबो-गरीब हरकतें की थी। तो उस वक्त किसी बीजेपी की खातून लीडर ने आवाज़ नहीं उठाई, और एक आवाज़ सबसे ज़्यादा गूंजती रही, और वो थी प्रियंका गांधी की। और प्रियंका गांधी वहाँ यानी वो खातून रेसलर के पास जाकर उनकी दिलजोई की, उनके साथ बैठकर तबादिले ख्याल भी किया था। देखिए, यही नहीं है, आप देखेंगे कि जब हाँ गुजरात का वाक़या है, वो मुलजिम उनको छोड़ दिया गया था। जी हाँ, जी हाँ, बिल्किस बानो के मसले पे भी प्रियंका गांधी ने आवाज़ उठाई थी। जी जी। इस तरह से बिला मज़हब व मिल्लत, ज़ात पात, इलाक़ा, जब भी किसी भी मुसीबत आती है तो प्रियंका गांधी आवाज़ उठाती है।
नहीं मेरे साहब, आप ये कहा जाता है प्रियंका गांधी के बारे में, वो अपने अल्फाज के जरिए, अपने इकदाम के जरिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बार बार शर्मिंदा करती रहती है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल आप सच कह रहे हैं। लोग प्रियंका गांधी में उनकी दादी इंदिरा गांधी को देख रहे हैं। जिस तरह से इंदिरा गांधी के मजबूत इरादे थे, वही इरादे अब प्रियंका गांधी में नजर आ रहे हैं। हमने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर घुस के इंदिरा गांधी ने हमला किया था। जी जी। तो इस तरह से कई मैं समझता हूँ कि ऐसे इकदाम किए गए इंदिरा गांधी के दौर में, जिसको आज भी एसटी एससी तबका बहुत ज़्यादा याद करता है। जी हाँ, जी हाँ। तो आज प्रियंका गांधी को इंदिरा गांधी के रूप में देखा जा रहा है, और इंदिरा गांधी प्रियंका गांधी की जो सलाहियतें हैं वो भी ये बता रही हैं कि वो अपने दादी के नक्शे कदम पर चल। यानी एक मरतबा अगर वो पार्लियामेंट में दाखिल हो जाएंगी तो फिर मोदी की मुसीबतों में इजाफा होगा। देखिए, पार्लियामेंट के बाहर रहकर ही वो मोदी के लिए मुसीबत बन गई हैं। जी जी। अगर वो पार्लियामेंट में जाती हैं, जब कोई डिबेट में हिस्सा लेती हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो सारा मीडिया, सारा हिंदुस्तान का फोकस प्रियंका गांधी हो। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक वायनाड पार्लिमानी हल्के के ज़मीनी इंतखाबात का सवाल है, उसमें ये कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी बआसानी जीत जाएंगी। तो ऐसे में आप देखेंगे कि पार्लियामेंट में पहले से ही एक महुआ मोइत्रा जो है, यानी टीएमसी की रुकन पार्लियामेंट है, जिस अंदाज में वो मोदी और अमित शाह के साथ साथ बीजेपी के वज़रा पर हमले करती हैं अपने अल्फाज के ज़रिए, अपनी ज़बान बयान के ज़रिए, अपने लबो लहजे के ज़रिए। और उनकी ख़ास बात ये होती है कि वो उर्दू अशार का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं मोदी को शर्मिंदा करने के लिए। तो बहरहाल प्रियंका गांधी से क्या तवक्को रखते हैं आप? देखिए, राहुल गांधी के जिस तरह से पेशकदमी देखी गई है, उस पर हुक्मरान जमात खौफजदा हो गई थी। जी हाँ। एक मरतबा राहुल गांधी की रुकनीत भी मुअत्तल कर दी। जी हाँ, जी हाँ। वो अलग अदालत में फिर से दोबारा बहाल होके आए हैं, लेकिन जैसे ही उनकी रुकनीत मुअत्तल हुई थी, उन्होंने सरकारी बंगला भी खाली कर दिया। जी हाँ, जी हाँ, वो ज़र्फ है। जी हाँ। जी जी। फिर बाद में उन्होंने दोबारा उन्हें मकान अलॉट किया गया, क्योंकि उनकी रुकनीत बहाल कर दी गई थी। अब प्रियंका गांधी है, मुझे लगता है कि शायद ही जिस तरह से राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की गई है बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट की जानिब से, जैसे ही प्रियंका गांधी पार्लियामेंट में आ रही है, शायद बीजेपी अपने खातून अरकान पार्लियामेंट को कुछ तरबियत दे रही होगी कि प्रियंका गांधी से कैसा निपटा जाए। बिल्कुल आपने सही कहा। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक ज़र्फ़ का मामला है, चाहे वो सियासी ज़र्फ़ हो या फिर आम जो निजी ज़िंदगी में ज़र्फ़ होता है, यानी आला ज़र्फ़ी जिसे कहा जाता है, उसका सवाल है, तो आप देखेंगे कि पार्लियामेंट में हो सकता है कि प्रियंका गांधी की आमद से पार्लियामेंट के वक़ार में मज़ीद इजाफा होगा। और वो छिछोरे जो अजीब व गरीब हरकतें करते हैं, जो जिनके बॉडी लैंग्वेज जिनकी अजीब व गरीब होती है, और जो कम ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा करते हैं, आपने देखा हो कि कौन कौन इस तरह की हरकतें करते हैं। तो बहरहाल ज़ैली जो बातें करते हुए, अजीब गरीब बातें करते हुए, और बिना किसी मतलब के, बिना किसी यानी माना वो मतलब जो होता है उसके बातें करते हैं, तो उस तरह का मुज़ाहरा मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में देखने में भी नहीं आता। और राहुल गांधी जिस अंदाज़ में बात करते हैं, इंतहाई मोतबरी के साथ, इंतहाई महज़िबाना अंदाज में, ये बहुत गैर मामूली बात है। देखिए, मैंने आपको कहा था कि बीजेपी अपने खातून अरकान पार्लियामेंट को तरबियत देगी। जी जी। उसमें से एक हिमाचल प्रदेश की है। अच्छा अच्छा अच्छा, कंगना रनौत की बात कर रहे हैं, उसको लेके आएंगे, क्योंकि अब प्रियंका गांधी का मुकाबला करने के लिए बीजेपी में कोई फेस नहीं, कोई नहीं है। जी जी। तो ऐसे लोगों को लाया जाएगा जिस तरह उठपटन बातें करते हैं, लेकिन आला ज़र्फ़ी के मामले में उनका कोई मुकाबला नहीं करेंगे। नहीं, देखिए, ये खानदानी ऐसा है। जी हाँ। आप देखिए कि जवाहरलाल नेहरू के वालिद मोतीलाल नेहरू, जी हाँ, आज़ादी की जंग में उन्होंने हिस्सा लिया, आज़ादी की तहरीक में उन्होंने हिस्सा लिया, जेल की सोबतें बर्दाश्त की, अपना माल दौलत सब कुछ पार्टी के लिए, आज़ादी के लिए कुर्बान किया। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू थे, जो मुल्क के पहले वज़ीर आज़म है। उन्होंने हिंदुस्तान की तामीर की जो बुनियाद रखी है, आज जिसकी तरक्की उनकी मरहूम में, यानी जदीद हिंदुस्तान के मीमार कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी ने भी अपनी खिदमत मुल्क के लिए खिदमत अंजाम दी है, कई ठोस इक़दाम किए हैं, फैसले किए हैं, मुल्क के लिए कुर्बानी दी है। उसके बाद उनके फर्जंद राजीव गांधी, सबसे कम उम्र वज़ीर आज़म बनने का उन्हें एजाज़ हुआ था, 40 ईयर्स। हाँ, एजाज़ हासिल हुआ था। उन्होंने हिंदुस्तान को दुनिया के ताकतवर ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर दिया था। जी जी। जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का जो रेवोल्यूशन है, इनकलाबी दौर है, उनकी दौर में आया था। अब उसके बाद हमने देखा कि राजीव गांधी के ने भी हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी दी। उसके बाद सोनिया गांधी को वज़ीर आज़म बनाने का पेशकश किया गया, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कभी वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश नहीं की, ना ही मरकज़ी वज़ीर बनने की ख्वाहिश की। जबकि यूपीए के 2 मियाद में मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह कहा गया था कि हलीफ जमातों की जानिब से भी कि सोनिया गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, लेकिन सोनिया गांधी ने प्राइम मिनिस्टर बनने के बजाय
मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया है। जी और यहाँ तक कि दूसरी म्याद में जब इख्तियार हासिल हुआ था तब भी पेशकश की गई, या राहुल गांधी को वज़ीर आज़म बनाने की पेशकश की गई, या कोई मरकज़ी वज़ीर बनाने की पेशकश की, तो उन्होंने पार्टी के लिए, कौम के लिए खिदमत अंजाम देने को मुनासिब समझा, लेकिन उन्होंने वज़ीर आज़म बनने को तरजीह नहीं दी। बहरहाल आपको बता दूं कि बीजेपी के जहाँ तक एक उसूल का सवाल है, यानी प्रिंसिपल का सवाल है, वो ये एक है कि 75 साल के अगर आप हो जाएंगे तो फिर आपको सियासत से सुबकदोश होना पड़ेगा, यानी आप मार्गदर्शक मंडल में पहुंचा दिए जाएंगे। मिसाल के तौर पर आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, और कई ऐसे कायदीन वेंकैया नायडू है, उन्हें मार्गदर्शक मंडल में पहुंचा दिया गया और उनकी जिंदगियां क्या है आप देख सकते हैं। तो बहरहाल अब मोदी जी के भी उस मार्गदर्शक मंडल में पहुंचने का वक्त आ गया है। ये 75वां साल उनकी ज़िंदगी का चल रहा है, उनकी उम्र का चल रहा है। हो सकता है कि 75 साल के बाद उन्हें भी बिठा दिया जाएगा अगर हकीकत में बीजेपी में इस उसूल पर अमल किया जाता है। वरना हमने अपने आप को तो आप कहेंगे और दूसरों को तू, ये वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो बहरहाल अब देखना यह है कि क्या 75 साल मोदी प्रियंका का मुकाबला कर पाएंगे या राहुल गांधी का मुकाबला कर पाएंगे। वैसे भी महुआ मोइत्रा जो हैं वो हमेशा बार बार मोदी जी को और बीजेपी के अहम कायदीन को अपने ज़बान बयान, अपने लब लहजे और अपने जो ख्यालात हैं उसके ज़रिए पैदल कर देती हैं। उन्हें भी मुअत्तल किया गया। जी हाँ, उन्हें भी मुअत्तल किया गया। जी जी। तो यहाँ पर बीजेपी जो अवाम में शऊर बेदार करते हैं या मसाइल पर अपने डटकर अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं, शायद उन्हें बर्दाश्त नहीं करती, जिसके दो जिंदा मिसाल है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी जो है अंबानी के खिलाफ तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप राहुल गांधी का देखेंगे, उन्होंने अंबानी का सवाल उठाया तो उन्हें मुअत्तल किया गया। फिर आप महुआ मोइत्रा का देखेंगे, उन्होंने भी अंबानी के खिलाफ सवालात उठाए थे, उन्हें मुअत्तल किया गया। तो इसलिए राहुल गांधी कहते हैं कि हम दो हमारे दो। जी जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही बात उनके पर ही है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि हम दो हमारे दो राहुल गांधी जो कहते हैं वो तो पब्लिक पूरी जानती है, दुनिया जानती है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में हम दो हमारे दो, खास तौर पर जुनूबी हिंद में ये मुहावरा चलने वाला नहीं है, बल्कि हम दो हमारे 16 का मुहावरा चलने वाला है। मिसाल के तौर पर आप अच्छी तरह जानते हैं कि 3 दिन कबल चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु स्टैलिन ने वाज़ेह तौर पर कहा कि जुनूबी हिंद में जो आबादी का तनासुब है, यानी आबादी बूढ़ी होती जा रही है। चंद्रबाबू नायडू का यही हाल था। और जो सियासी नुमाइंदगी है, पार्लियामेंट में जो नुमाइंदगी है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वो नई हदबंदियों के तहत क्योंकि आबादी के मुताबिक की जा रही है, वो उससे कम हो जाएगी। तो उन्होंने कहा था कि अब लोगों को 16 बच्चे पैदा करना चाहिए, जबकि चंद्रबाबू नायडू का कहना था कि 2 से ज़ायद अगर बच्चे आप पैदा करेंगे तो आपको पंचायती और दीगर इंतखाबात में हिस्सा लेने का अहल करार दिया जाए। देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर यही बात मुसलमान करते हैं तो मैं समझता हूँ कि मुसलमानों के खिलाफ वावला शुरू है। बिल्कुल आपने सही कहा। सारे लोग, कोई भी पार्टी के हों, बिल्कुल RSS, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, जितने भी बीजेपी की कट्टरपंथ तंजीमें हैं, उसको निशाना बनाती है और ये कहती हैं कि एक साजिश की जा रही है कि हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेने। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में इंतखाबी मुहिम के दौरान ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले, यानी ज़्यादा स्टैमिना जिसका है, उसके बारे में बात की थी। मुसलमानों का बताना चाह रहा हूं ना कि ये लोग मुसलमान खटकते हैं, मुसलमानों के बच्चे इन्हें खटकते हैं, यानी बच्चे पैदा करते हैं ज़्यादा तो मुसलमान ये परेशान हो जाते हैं। जी जी। तो अब हमने देखा है कि चंद्रबाबू नायडू ने लोगों से, आवाम की रियासत के आवाम से अपील की कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें, रात यानी उनको गिफ्ट्स देने की बात की है। जी जी। और दूसरी तरफ स्टालिन जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने भी कहा है कि 16 बच्चे पैदा करें। जी हाँ। अब मैं ये सुनना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि बीजेपी के कायदीन क्यों खामोश? अभी तक किसी ने अपना मुंह तक नहीं खोला। वजह क्या है? ये काबिल नहीं है क्या? नहीं, मैं समझता हूँ कि इस तरह की खामोशी सिर्फ अगर चंद्रबाबू नायडू करते हैं तो खामोशी इख्तियार की जाती है, स्टालिन बोलते हैं तो स्टालिन खामोशी इख्तियार कर, अगर कोई मदरसे के कोई आलिम दीन बोलते या कोई मुस्लिम रहनुमा बोलते तो बीजेपी उस पर वावला मचाई थी। लेकिन आज ये नहीं कहा गया। और ये कहा जाता और चीख कर खासतौर पर गोदी मीडिया पे कहा जाता कि मुस्लिमिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है, की आबादी बढ़ने की बात कर रहे हैं। अरे इन बेशर्मों को मालूम नहीं है कि मुसलमानों की जो आबादी है 1000 साल में भी इसके हिंदू आबादी के बराबर नहीं हो सकती। कुरैशी ने ये बात कही है, हैदराबाद में एक प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की थी, उन्होंने आदाद शुमार बताते हुए पेश किया है। जी हाँ कि ये 1000 साल में भी नामुमकिन है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक चंद्रबाबू नायडू का सवाल है, चंद्रबाबू नायडू एनडीए का हिस्सा है और इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू ने बड़ी यानी बेबाकी से कहा है कि हमें आबादी बढ़ानी होगी और जो लोग 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे, चंद्रबाबू नायडू का कहना था कि उन्हें इंसेंटिव्स या मुराद दी जानी चाहिए। बिल्कुल। देखिए, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अब मीडिया खामोश क्यों है, गोदी मीडिया खामोश क्यों है, बीजेपी के कायदीन खामोश क्यों है, भगवत
क्या क्या सुना ही नहीं दिया ये? जी जी क्या उन्होंने खबरें नहीं देखी है? या फिर मरकज़ वज़ीरा खामोश क्यों हैं? जी जी जो हिंदुओं की बात करते हैं वो खामोश क्यों हैं? राजा सिंह खामोश क्यों हैं? जी जी और बंडी संजय खामोश क्यों हैं? जी जी और आपका निज़ामाबाद का जो डी अरविंद रुकने पार्लियामेंट है वो खामोश क्यों हैं? जी जी जी। बार बार मुसलमानों को ताना देते हैं कि मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। अरे भाई, उसके पास स्टैमिना ज़्यादा है, वो भरोसा करता है कि बच्चे तो होने हैं, और यकीन मानिए ये बच्चे जो हैं वो हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है। मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर इस तरह की और दूसरी रियासतें मुतालबा करेंगे। मुतालबा करेंगे तो फिर मैं समझता हूँ कि बीजेपी के पास अब मुसलमानों को निशाना बनाने का कोई मौजू नहीं रहेगा। अब बिल्कुल, अब देखिए जनूबी हिंद का जो है, अब जहाँ तक पार्लियामेंट की नशस्तों का सवाल है, 543 नशस्तें हैं, जिसमें से जनूबी हिंद की जो रियासतें हैं, चाहे कर्नाटक ले लीजिए, तेलंगाना ले लीजिए, आंध्र प्रदेश ले लीजिए, उसके बाद आप पुडुचेरी जो मरकजी ज़र इंतज़ाम इलाका है वो लीजिए, केरला ले लीजिए, लक्षद्वीप ले लीजिए, वहाँ अगर अरकान पार्लियामेंट की तादाद देखी जाए तो 130 अरकान पार्लियामेंट बनते हैं। अब वो देखिए, और एक बात क्या है, बीजेपी को जनूबी हिंद से उतनी कामयाबी नहीं मिली जितनी वो तवक्को कर रहे थे। जी जी। तो लगता है कि एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत जी ये कार्रवाई की जा रही है, और साथ ही साथ नसबंदी की जो बात की गई थी, मुहिम चलाई गई थी, उसमें उस पर जनूबी हिंद के लोगों ने बहुत ज़्यादा अमल किया, फैमिली प्लानिंग पर बहुत ज़्यादा अमल किया है, जिसके नतीजे में आबादी यहाँ की घट गई है और शुमाली हिंद की आबादी में ज़बरदस्त इजाफा हुआ। जी हाँ जी हाँ, वो भी एक फैक्टर है इसका। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि जो सियासी नुमाइंदगी है पार्लियामेंट में, खास तौर पर लोकसभा में, राज्यसभा में, उसे बढ़ाने के लिए जनूबी हिंद की जानिब से ये चंद्रबाबू नायडू ने ये बात की है और स्टालिन ने ये बात की है। हो सकता है कि आने वाले पीरियड में कांग्रेस के जो चीफ मिनिस्टर कर्नाटक के, वो भी ये बात करेंगे। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका में 5 नवंबर को सदारती इंतखाबात होने वाले हैं, और ये कहा जा रहा है कि कभी कमला हैरिस आगे हैं तो फिर कभी सबसे ज़्यादा आगे दिखाई देते हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप आप अच्छी तरह जानते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके इशारे किनारे और उनकी जो बयानात होते हैं, उनकी हरकतें जो होती हैं वो अजीब गरीब होती हैं, और कई लोगों ने तो उनके ज़हनी यानी तवाज़ुन पर भी शुकूक व शुबात का इजहार किया था। बहरहाल वो एक बहुत बड़े मुल्क के सदर बनने जा रहे हैं या फिर उसका मुकाबले में हैं, तो आपको बताएं कि अमेरिका इंतखाब होता है तो सारी दुनिया में असर होता है करेंसी पर, और फिर जो सराफा बाज़ार है उस पर, और सोने और पेट्रोल की कीमतों पर। अब आपको बता दूं कि हैदराबाद में सोने की कीमत फिलवक्त जो कीमत है, 24 कैरेट सोने की कीमत 80,070 रुपये फ़ी तोला यानी 10 ग्राम हो गई है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 73,400 रुपये फ़ी तोला यानी 10 ग्राम हो गई है। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि पहले यानी अक्टूबर से लेकर अब तक आपको बता रहा हूँ कि तकरीबन 4% से ज़ायद ये कीमत में इजाफा हुआ है। पहले जो ये कीमत थी 22 कैरेट की थी 70,500 रुपये, और 24 कैरेट की कीमत थी 76,910 रुपये। जी देखिए, जहाँ तक ये जंग का भी असर है, इसका ज़्यादा असर जंग का है। देखिए जहाँ तक अमेरिकी इंतखाबात का सवाल है, आपने दोनों के दरमियान कांटे का मुकाबला होने की आपने बात की है, लेकिन 2.5 ऐसे वोटर्स हैं जिन्होंने अभी तक किसको वोट दिए इसका फैसला नहीं किया। माहिरीन का कहना है कि यही जो परसेंट वोट 2.5% वोट है, यही वोट किसी की भी कामयाबी में अहम रोल अदा कर सकता है। रही बात आपकी सोने की चांदी की कीमतों में इजाफा की आपने बात की है, तो माहिरीन का ये भी कहना है कि अमेरिका के इंतखाबात है, फिर मशरक़ी वस्ता के जो हालात है वो भी ज़िम्मेदार है, इसराइल फ़लस्तीन, इसराइल लेबनान और ईरान के दरमियान जो कशीदगी है उसका भी असर देखने को मिल रहा है। और ये भी कहा कि यहाँ के जो बैंकों की हालत है वो भी इसकी एक वजह हो सकती है। साथ ही साथ त्योहारों का मौसम है, शादियों का मौसम है, जिसकी वजह से भी कीमतों में इजाफा हो रहा है। तो जैसा कि आपने कहा है कि तो एक महीने के दौरान 4.11 यानी 4.11% इजाफा हुआ है। और वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं, ये कलकत्ता हो या हैदराबाद हो, चेन्नई या बेंगलुरु हो, इनमें जो सोने की कीमतें हैं बिल्कुल एक कीमत है, यानी 80,070 रुपये और 73,400 रुपये। लेकिन आप देखेंगे कि दिल्ली में 80,220 रुपये 24 कैरेट सोना है फ़ी तोला, और 73,550 रुपये 22 कैरेट सोने की कीमत बताई गई है। तो ये जो कीमतें हैं, हो सकता है कि क्योंकि आप देखेंगे कि बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट कहा जाता है सोना खरीदने को। देखिए, बुजुर्ग पहले यही कहते थे कि घर में सोना रखना चाहिए, जो बुरे वक्त है काम आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब इसकी हालत थोड़ा तब्दील हो गई है, लोग अराजियात खरीदने को तरजीह दे रहे हैं। हालिया दिनों में अराजियात में ज़्यादा इजाफा हो गया है, तो उस तरफ रुझान बढ़ के, यानी सोने से ज़्यादा फ़ायदा है। ज़्यादा फ़ायदा। जी जी।
बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब हम लिए चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक हिंदुस्तान के डॉन से है। डॉन से आप अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदुस्तान के जो गैंगस्टर्स हैं उनसे है, और उनमें आप देखेंगे सबसे सरफहरिस्त है दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम का नाम लेते ही लोग कांपा करते थे, और यहाँ तक कि डी कंपनी के बारे में कहा जाता है कि उसके बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात है और दूर तक यानी ऊपर तक पहुँच है। वो ऊपर कहाँ तक है वो तो हमें नहीं मालूम, लेकिन ये कहा जाता है कि ऊपर तक पहुँच है। और हद तो ये है कि महाराष्ट्र के कई सियासतदानों के बारे में भी यही कहा जाता है कि उनके दाऊद इब्राहिम से ताल्लुकात है। लेकिन हालिया अरसे के दौरान लॉरेंस बिश्नोई भी मंजरेआम पर आया है, और आपको बता दूं कि ऐसा लगता है कि वो साबरमती जेल में मेहमान की तरह रह रहा है, यानी उसे हुकूमत बचा रही है, उसे हुकूमत यानी महफूज रख रही है, क्योंकि अगर वो बाहर आता है तो फिर उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। क्या इसलिए कि करनी सेना ने ऐलान कर दिया है, और यानी उसके सर पर इनाम भी रखा है, जो कोई उसे कत्ल करेगा उसे 1 करोड़ से जायद रकम बतौर तोहफा पेश की जाएगी, बतौर इनाम पेश की जाएगी। इसके साथ आपको बता दूं असल खबर यह है, हिंदू डॉन के नाम से मशहूर छोटा राजन, जिसकी गिरफ्तारी इंडोनेशिया के बाली एयरपोर्ट से अमल में आई थी, उसने एक होटल वाले यानी मालिकीन होटल ग्रुप का एक चेन है, उसके मालिक जया शेट्टी को कत्ल किया था यानी उसके ग्रुप ने। तो उस सिलसिले में उसे सजाए उम्र कैद सुनाई गई थी, लेकिन बम्बई हाईकोर्ट ने छोटा राजन की सजाए उम्र कैद को मुअत्तल कर दिया है और जमानत दे दी है। नहीं, देखिए, ये बात तो सच है कि इस तरह के वाक़यात हिंदुस्तान में पेश आ रहे हैं। अगर कोई कसूरवार होता है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। जी जी। लेकिन अगर किसी के साथ जुल्म और किसी के साथ नाइंसाफ़ी की जाती है तो ठीक नहीं है। जी अगर कोई ज़िम्मेदार है किसी का कत्ल कर रहा है तो कानून की जो सज़ाएँ हैं उसको देनी चाहिए। जी जी। अब देखिए, रवि बिश्नोई की आप बात जी जी। हाँ, लॉरेंस बिश्नोई। जी हाँ, वो जो जेल में रह के वो चैन चला रहा है। जी हाँ। उसके पूरे मुल्क और बैरून ममालिक में 700 शूटर्स है उसके लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए कौन हथियार सप्लाई कर रहा है, कौन फंडिंग कर रहा है, इसकी जांच करना ज़रूरी है। जी जी। अगर जेल में रह के ये काम कर सकता है तो आप बताइए कि फिर बाहर रह के भी लोग ऐसा काम कर सकते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि जब ये कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल से कार्रवाई चला रहा है, लोगों को धमकियां दे रहा है, लोगों को कत्ल करवा रहा है, यहाँ तक कि 700 जो शूटर्स है उसके एक आवाज़ पर यानी अपना काम कर देते हैं, तो क्या फिर ये जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज है, जो खुफिया एजेंसियाँ हैं, जो तहकीकाती एजेंसियाँ हैं, या फिर वो दिफाए कानून की एजेंसियाँ हैं, पुलिस है, वो क्या कर रही हैं? सब शुकूक के दायरे में। जी जी। सब शुकूक के दायरे में। देखिए, आप लॉरेंस डिसूजा को रूपोश नहीं है, जी हाँ, जेल में है। उससे कौन मिल रहा है, कौन फ़ोन पे राब्ते में है, वो कौन उससे जेल में आके मुलाकात कर रहा है, इसका सारा रिकॉर्ड जेल के हुकाम के पास मौजूद है। अगर जेल हुकाम सख्ती से काम लेती है तो उससे कोई नहीं मिल सकता है, लेकिन मिलने की इजाज़त दी जा रही है। वो जेल से कार्रवाई भी कर रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, सब कुछ कर रहा है। जी जी। तो मैं समझता हूँ कि अगर सरकारी सरपरस्ती के बगैर ये मुमकिन नहीं, मुझे ऐसा लगता है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं, लॉरेंस बिश्नोई हो या अरुण गोली हो या फिर छोटा राजन हो, तमाम के तमाम में सबसे ज़्यादा खतरनाक अगर किसी को समझा जाता है तो वो दाऊद इब्राहिम है। और दाऊद इब्राहिम के बारे में आपको बता दूं कि 25 दिसंबर 1955 को दाऊद इब्राहिम की महाराष्ट्र के रत्नागिरी ज़िले में एक पुलिस कांस्टेबल के घर पैदाइश हुई थी। उसके बाद आप देखेंगे कि वो करीम लाला से ग्रुप में शामिल हो जाते हैं, और करीम लाला के बाद ये कहा जाता है कि वो अपनी जराइम की दुनिया का बादशाह खुद बन जाता है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह दुबई में उन्होंने अपना कारोबार फैलाया, और उसके बाद बॉलीवुड में उनका कितना असर था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब भी हिंद पाक मैचेस होते हैं तो फिर वहां पर आप देखेंगे कि बड़े बड़े फिल्म स्टार्स भी दाऊद इब्राहिम के अतराफ दिखाई देते हैं, जिसमें राजकुमार भी है, राज कपूर भी हैं, राजेश खन्ना भी हैं, अनिल कपूर भी हैं, मंदाकिनी भी है, और कई ऐसे चेहरे हैं जो कई जिनके नाम पहले भी कई मरतबा आ चुके हैं। देखिए, ये भी कहा जाता है कि जब दुबई में दाऊद इब्राहिम की बर्थडे पार्टीज हुआ करती थी, जी हाँ, तो हमारे फिल्मी सितारे वहाँ पर नाच गाना करते थे। जी हाँ, जी हाँ, महफिलें सजाया करते जी जी। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी काम गलत जो काम है गलत ही होता है। जी हाँ, बुरे का अंजाम बुरा होता है। बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब लेते आपको लिए चलते हैं और फिर अपना प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचाते हैं। उस खबर का ताल्लुक महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात से है। आप अच्छी तरह जानते हैं ये 288 रुकनी महाराष्ट्र असेंबली के इंतखाबात 20 नवंबर को होने वाले हैं, और 23 नवंबर को नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में महाराष्ट्र के जो एक हुक्मरान जमात है एकनाथ शिंदे की शिवसेना, उसने अपने 45 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है, और जो मौजूदा MLAs है तमाम के तमाम MLAs को दोबारा
दोबारा नामजद किया है, जबकि बीजेपी ने अपनी पहली फहरिस्त 99 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल थी वो जारी की थी। फिर उसके बाद एनसीपी अजीत पवार ने 38 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की और नव निर्माण सेना महाराष्ट्र नव निर्माण सेना आप देखेंगे कि राज ठाकरे की ये पार्टी है 45 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल अपनी फहरिस्त जारी की है, जिसमें नव निर्माण सेना के सरबराह यानी राज ठाकरे के बेटे भी यानी अमित ठाकरे भी उसमें शामिल है। लेकिन आपको बता दूं कि पिछले इंतखाबात में नव निर्माण सेना का सिर्फ एक उम्मीदवार कामयाब हुआ था। जी देखिए, आपने बात की है महाराष्ट्र के इलेक्शन की, तो हिंदुस्तान का सारा फोकस अब महाराष्ट्र पे आ गया। जी जी, क्योंकि मुंबई जो है वो फाइनेंशियल शहर है जी, और हम देख रहे हैं कि नवाब मलिक जो पहले शरद पवार एनसीपी ग्रुप के हिस्सा हुआ करते थे जी, वो अब अजीत पवार के उनकी बेटी को अजीत पवार ने टिकट दिया है। शायद इस पर बीजेपी ने एतराज़ का भी इज़हार किया है, फडणवीस ने इस पर एतराज़ किया है। अब देखना है कि कांग्रेस पार्टी की फहरिस्त आने वाली है, वहाँ पर बातचीत जारी है उम्मीदवार किसको बनाया जाए। शरद पवार की पार्टी के ग्रुप के उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी है। मैं समझता हूँ कि ये इंतखाबात जो है बहुत सख्त होंगे और कांग्रेस और बीजेपी के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। बहरहाल नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि अब देखना ये है कि 20 नवंबर को रायदही होगी और 23 नवंबर को नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। अब देखना ये है कि किसकी किस्मत में इक़्तिदार है और किसकी किस्मत में अपोजिशन में बैठना है। लेकिन अगर बेईमानी की जाती है तो नताइज अजीब हो सकते हैं। तो बहरहाल हरियाणा की जो नताइज आए हैं उस पर भी शुकूक व शुबात का इज़हार किया जा रहा है। और बहरहाल इसी शुकूक व शुबात के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर व ख्याल इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने दोस्त और मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद और हमारे साथी नईम वजाहत को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।